ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने? हम लोग ने एक कंडक्टर के अंदर वैरिंग फील्ड के बारे में पढ़ा था। उसमें केस नंबर 1 पढ़ाया था मैंने, है ना? क्या था भाई? एक वायर था, है ना, इनफाइनाइट लेंथ का। फिर हमने क्या किया था, अब उसमें फील्ड इनसाइड द वायर कितनी होगी, आउटसाइड कितनी होगी, और एट द सरफेस ऑफ द वायर कितनी होगी, ये पढ़ना है हम लोग को। हमने इनसाइड पढ़ लिया, मतलब कि अगर वायर के अंदर चले जाएंगे तो अगर इसके अंदर टोटल करंट कैपिटल आई फ्लो कर रहा है, तो क्योंकि सर आपने सिखाया था क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, मतलब जितने एरिया में हम लोग हैं उतना ही तो करंट हमारे ऊपर से फ्लो करेगा ना। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब करंट चेंज रहेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया था, करंट पर यूनिट एरिया निकाला था। ठीक है, इसके बाद जितने एरिया करंट हमें चाहिए हमने उतने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया था, ये फॉर्मूला बनाया था। तो इस फॉर्मूले में से हम कभी भी कितने भी एरिया का, मतलब जितना छोटा एरिया होगा उतने का करंट कितना है ये हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर अगली बार कोई क्वेश्चन मुझसे पूछेगा कि अगर आपको मैंने एक दे दिया वायर जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, मैंने क्या बोला, एक वायर जिसका मतलब इतना मोटा वायर है, ऐसा कुछ है ना, इसका एक सर्कल है ना ऊपर बन रहा है ना, तो इसका रेडियस भी होगा, तो रेडियस आर, कैपिटल आर दे दिया। फिर मैंने कहा कि लेकिन उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, कैपिटल आई। मैंने कहा कि अगर इस कैपिटल आर से भी छोटा कोई रेडियस ले लो और इसी वायर से एक कटिंग कर लो बीच में से, तो होगी ना कटिंग, तो क्या होगा, अगर कट कर निकाल लोगे तो ये हॉलो बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो मैंने कहा कि सिर्फ जो छोटा जो आपने कट करके पीस निकाला उसमें से जितना करंट फ्लो हो रहा था, क्या वो सेम करंट होगा? नहीं, तो करंट तो पूरे वायर से फ्लो हो रहा था, तो पूरे वायर करंट कितना था, कैपिटल आई। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने कहा दिमाग अगर लगाएं, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लें, तो जितने एरिया करना होगा उतने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं से बनता है फॉर्मूला, करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया। अब क्या किया, जो भी छोटा सा करंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कितना करना है, जितने एरिया से हमें चाहिए। तो आपने कहा सर स्मॉल आर हमारा रेडियस है, नया रेडियस कितना है, स्मॉल आर, जो कि आपके जो वायर का रेडियस है उससे भी छोटा है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका करंट निकालने का एक परमानेंट फॉर्मूला बना लो, है ना। तो अब अगली बार हमें देखेंगे कोई दिक्कत होगी, जितना एरिया चाहिए उतना का करंट निकल जाएगा, है ना। तब तक निकलेगा इस फॉर्मूले से जब तक आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता। अगर हो भी जाएगा पुट करके चेक कर लो, यहाँ देखो कैपिटल आर पुट करो, ये पूरा नीचे ऊपर कट जाएगा, बजे कितना कैपिटल आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, वेरीफाई हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला अच्छा है कि नहीं है, काम आएगा। तो हमने इसका यूज करके फिर हमने कहा जब करंट चेंज हो गया तो जितना करंट हमारे एरिया में आ रहा है उतना ही करंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि दूसरा वाला भी करेगा, नहीं ना। जितना एरिया मेरे रीजन में आता है उतने से जो करंट फ्लो हो रहा है वही तो इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मेरे बी वाले फॉर्मूले में अब जो कैपिटल आई है वो नहीं आ सकता, वहां स्मॉल आई आएगा ना। तो हम उसके हिसाब से पूरा डिराइव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। हम लोगों ने इसको डिराइव किया इधर, है ना, इधर किया, ये किया, ठीक है। तो कितना आया था, बी इनसाइड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आई इनटू आर स्क्वायर। फिर एक आर स्क्वायर स्मॉल आर यहाँ कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, स्मॉल आर। फिर मैं देखा कि यार ये म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल आर। वो सिर्फ डिपेंड करती है कि तुम कहां पर बैठे हो वायर के अंदर, है ना, कितना अंदर उसके तुम गए हो, मतलब स्मॉल आर की जो वैल्यू है उस पे डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला बन गया। इस आई को देख के ये मत सोचना गलत पढ़ाया मैंने, सही पढ़ाया है भाई साहब, यहां से हमने इसको डिराइव किया है ना, तब आया था। कैसे किया था, इधर देखो, यहाँ स्मॉल आई था ना, तो स्मॉल आई की वैल्यू मैंने यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर दी, जिससे कि स्मॉल आई यहाँ क्या आ गया, क्या, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, महक आ गया। अब जब दूसरा वाला तुम करोगी, केस नंबर 2, जब हम लोग कह रहे हैं कि अब मैं वायर के ऊपर आ गया, मतलब अब मेरा रेडियस जो है वो कितना है, कैपिटल आर, मैं वायर के ऊपर आके बैठ गया यहीं पर, है ना। अब जो टोटल करंट होगा इसके अंदर वो कितना होगा, टोटल करंट आई होगा ना, होगा। जरा मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 क्या होगा, जल्दी से बताओ, जो तरीका इधर है वही यूज करना है। रुको मेरी बात सुनिए बस ध्यान से, कोई बात नहीं, ये भी पढ़ा देते हैं। अच्छा ये पढ़ाना है क्या, मुझे आप बताना। जब मैंने अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो आपने पीछे निकाला है कि अगर जो वायर का रेडियस है उसके अंदर जाओगे तो इनसाइड वाले का फॉर्मूला बना दिया था, वहां पर डिपेंडेंसी दिखा दी थी मैंने कि ये किस पे डिपेंड करता है कि सर आप कितने डिस्टेंस पर हैं सेंटर से। और अगर मैंने कहा स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो बी एक्सिस या फिर एट सेंटर क्या ये 0 नहीं होगा,
रेडियस 0 क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा ना भाई? यस सर। तो जो पीछे इतना अच्छा डेरिवेशन तुमने किया है, ये वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B inside is equal to mu naught I small r upon 2 pi capital R square। ठीक है बेटा, मैंने बस क्या किया, स्मॉल r की वैल्यू क्या कर दी? 0। क्या मैं इतना डिराइव करूंगा कि मुझे पहले से पता है? कॉमन सेंस यूज करूंगा, है ना? पीएचडी तो करनी नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। यस सर। चल, अब दूसरा केस जो मैं बोल रहा हूँ, at point 2, at point 2 यानी कि स्मॉल r is equal to कैपिटल R। अब ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें लिखा है, नामकरण देखो क्या, इनसाइड। ये कब तक वैलिड है? जब तक इनसाइड हो। अब तो सरफेस पे आ गए ना, अब तो बेसिक फिर से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर। ठीक है महक, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, नॉलेज हो तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। क्या सीखा था इसमें? लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द सर्कुलर लूप। अब सुनो, राउफ को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भाई साहब आप थे नहीं, ठीक है? सुनो ध्यान से, तो फिर बता देता हूं, कोशिश करते हैं। क्या एम्पियर सर ने बताया था कि एक आप इमेजिनरी सर्कल ले लो, क्या ले लो? सर्कल। उसके अंदर टोटल जो करंट होगा, ठीक है, टोटल में कितना है इसके अंदर? आई तो है, ठीक है? उसको अगर आप, एक मिनट रुकिए अभी, उसको अगर आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू बराबर आती है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके बराबर, ठीक। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्या ये लाइन इंटीग्रल है क्या? ये जो सर्कल तुमने बनाया था, इमेजिनरी सर्कल तुमने जो इमेजिन किया था, उसी का स्मॉल पोर्शन है डीएल, इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है? और इनके बीच में क्या, ये दोनों क्या वेक्टर कॉन डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसके लिए होती है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट कितना है इस समय? आई, ठीक है? सर्कल है तो अगर ये टोटल बन भी जाएगा तो मैंने सर्कल मानना है ना, मैं कहीं भी मान सकता हूं। मैंने कहा मैं यही सर्कल ये 2 वाले को मानूंगा। किसको मानूंगा? 2 वाले को, है ना? तो मेरी बाउंड्री के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये जो एम्पियर सर ने सिखाया था वो काम करेगा। और डीएल की वैल्यू कितनी है? डीएल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा कितना बन जाएगा? 2 पाई आर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 2 पाई उसका रेडियस, ठीक है भाई साहब? तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है। तो एक और चीज में सीखने की जरूरत है कि सर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए इनटू बी कॉस थीटा, और ये हो जाता है एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जरा चेक करते हैं, ये थीटा प्रॉब्लम करेगा ना कि सर ये दोनों क्वांटिटी में एंगल कितना है, तो इसको भी, इसका भी इलाज है। क्या सिखाया था मैंने कि आप पहले चेक करो करंट डायरेक्शन ये है तो बहुत राइट हैंड थंब रूल। क्या है भाई, ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? इधर ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो रिंग बनेगा तो इस पे क्या बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। जो डीएल लेंगे वो बी के डायरेक्शन में होगा। तो मैंने कहा ये छोटा सा पोर्शन मैंने कट कर लिया, ये छोटा सा पोर्शन क्या है? यही है मेरा डीएल है। इसके डायरेक्शन क्या है? बी के साथ है कि नहीं है? और दो लाइन एक के ऊपर एक रखी है तो एंगल कितना बन रहा है? ठीक है बड़े भाई। और cos 0 क्या होता है? 1। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं जब इसको लिखूंगा, यही मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ सामने तुम्हारे, ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैं डिराइव कर रहा हूँ लेकिन अगली बार कभी नहीं करूंगा, ये आखिरी बार कर रहा हूँ, ठीक है? अब b कांस्टेंट है कि नहीं है? b कांस्टेंट है। करंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कभी ये चेक करना हो कि बी कांस्टेंट है या नहीं है तो देख लो करंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। करंट कांस्टेंट तो बी कांस्टेंट, ठीक है? ठीक, तो इसका मतलब बी कांस्टेंट है तो बी का इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं, किसी कांस्टेंट का ना डिफरेंशिएशन होता है ना फिर इंटीग्रेशन, वो बाहर आ जाता है। 2 मिनट बाद आइएगा तो बता देंगे, ठीक? तो बी बाहर आ जाएगा, बचे क्या? ये cos 0 क्या होता है? 1। तो बी बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन हो किसका रहा है? डीएल का। और डीएल का आप इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं? जोड़ना, समेशन करना। समेशन करने का मतलब है कि डीएल छोटे छोटे पीसेस हैं, हर बार डीएल जोड़ते जाएंगे तो जोड़ के फिर यहाँ पहुंचेंगे, कितना पहुंच जाएंगे? 2 पाई आर। तो एडिशन ही तो होता है समेशन। तो ये क्या हो जाएगा भाई बताओ? यहाँ से आ जाएगा, मैं इसको मिटा दूं क्या? ये डॉट प्रोडक्ट ये जगह खा रहा है मेरी लिए। ये इतना आसान डेरिवेशन है और अगर नहीं कर पा रहे हो
तो इसका मतलब कभी पढ़ाई नहीं करते घर पे जाके। यहाँ सर्कल क्यों बनाते हैं ये बताता हूँ, इतना डिटेलिंग कर देता हूँ। क्लोज लूप जो है ना, ये तभी लगता है जिस पे भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो क्या है, एक क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए क्लोज आपका इंटीग्रल, ठीक, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई कैपिटल आर। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 पाई आर माइनस 0 अपर लिमिट माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इधर आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, ठीक है, लिख डालो। हर चीज छापनी ही है, पढ़ना कभी नहीं। इसमें क्या था जो नहीं आता था तुम्हें? नहीं तुम नहीं थे, जो थे उनकी बात कर रहे। यही आया था तुम्हारा, यही है, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला अब इनकी जो है क्या ही किया जाए। आई इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिखवाया था आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन, यही था ना? यस सर, मैंने कुछ और, ठीक है। क्या बोल दिया तुमने फिर? नहीं मतलब मैंने बोला यही था, लेकिन मैंने कर कुछ और दिया था, मैंने वो गलत समझ लिया था कि आप पूछ रहे हैं। ठीक है, माय फॉल्ट। करें, करिए भैया, जल्दी जल्दी करिए। अब आखिरी केस करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट बना के कर लो। मैंने छोटी जगह पे कर लिया ये दिखाने के लिए कि इससे ज्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, b यहां लिखूंगा एट सरफेस। क्या है ये, सरफेस। जब आप वायर के ऊपर बैठे हो उस टाइप में मैग्नेटिक फील्ड इतनी लगेगी, ठीक है। अब आखिरी वाला खुद करके दिखाओ तो जाने। अब तीसरे केस में क्या, हम वायर से बाहर चले गए, तो इसका मतलब है जो मेरी दूरी है सेंटर से, स्मॉल आर जिसको कह रहे हैं, वो ज्यादा है रेडियस ऑफ कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये मैंने वहीं पढ़ा दिया, यही पढ़ाया हूं पीछे। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो इसको दोबारा नहीं करूंगा। ये हो गया थर्ड केस, ठीक है। ये करो, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, क्या अप्रोच होना चाहिए? सिंपल, फिर से वही एम्पियर सर्कुलर लॉ वही लगाएंगे, तो वही सीख रहे हैं। कितना अच्छा लॉ है ना। देखेंगे तो 3 पे बैठे हैं सर, तो 3 पे जब बैठे हुए हैं तो 3 के सर्कल के अंदर क्या है, करंट कितना है, सिर्फ एक ही करंट है, दैट इज आई, है ना, दैट इज आई। देखो आगे बैठ के होता है यार, कितने मजाकिया बच्चे हो तुम लोग, है ना। क्या जाएगा, म्यू नॉट आई, इतना तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। फिर से वही बात हो गई, फिर से अपन बनाएंगे, देखेंगे जरा इसके अंदर एंगल कितना बनेगा। फिर ये करंट ऊपर जा रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हम रख के ऐसे बंद कर लिया, है ना। यहाँ बन जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ बी, और यहीं पर मैं छोटा सा ऐसे डीएल मान लिया, और डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, बी के ही साथ चलेगा, है ना, 0 डिग्री, थीटा 0। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, लेकिन ध्यान से लिमिट लगाते टाइम थोड़ा ध्यान देना। तो मैंने बी को बाहर ले लिया, और मुझे पता है कि डीएल cos 0 आएगा। cos 0 क्या होता है, 1 आएगा। तो मैं सिर्फ डीएल लिखूंगा, और लिमिट लगाते टाइम ध्यान दूंगा कि यहाँ जो लिमिट लगेगी वहां पे 2 पाई स्मॉल आर आएगा। सही है, गलत है? क्यों? क्योंकि मैंने बोलता ना, ये डीएल क्या है, ये रिंग है ना, आउटर रिंग। डीएल वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर तुम बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये अगर सेंटर से दूरी देखेंगे तुम्हारी, तो कितनी है, स्मॉल आर। इसी तरीके से तुम्हारी पूरी पूरी मंडली बैठी हुई है सर्कल बना के चारों तरफ, और सब के सब क्या है, सेंटर से बराबर दूरी पे हैं। इसका मतलब तुम सब मिलकर क्या बना रहे हो, एक सर्कल बना रहे हो, तभी तो क्लोज लूप बन रहा है। और उसी की लेंथ पूछ रहे थे, तो वही पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां से 0 से 2 पाई, यहां तो आ जाएगा म्यू नॉट। सेम कैसे बोल सकती हो तुम, स्मॉल आर आ जाएगा, बस स्मॉल आर सब कुछ खेल बदल देगा। सेम बोल दे रही हो तुम, मतलब कैपिटल आर क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। यहां लिख दूंगा बी आउटसाइड, ये क्या है, बी आउटसाइड। देखा जाए तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर पोजीशन आपकी दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगी। आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। ये एरो ऐसे बना लो, यहाँ एरो ऐसे बना लो, फिर एक एरो नीचे बना लो, और यहाँ एक एरो बना लो। जब डिक्रीज करेगा आर तो बी इंक्रीज करेगा, मतलब तुम करीब पहुंचोगे अगर वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और दूर जाओगे तो घटेगी। तो मैक्सिमम कहां होगी, मैक्सिमम विल बी एट द सरफेस, या फिर कह सकते हैं जो सेकंड केस था 2 पॉइंट जो है उस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी।
बाकी पे क्या होगी, वैरी करेगी, Vary है ना, इनसाइड भी घटेगी और आउटसाइड भी घटेगी। क्या नाम बेटा आपका? राइट, ठीक है। अच्छा, ग्राफ कोई बना सकता है इसका? ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग ने यहां से ड्राइव किया था, अब ग्राफ बना रहे हैं, तो फिर से ग्राफ एक बार, तो यहां समझ में आता है सर, इनसाइड वाले केस में जब तक स्मॉल r की वैल्यू लेस देन r रहेगी तब तक b की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, r के ऊपर, तो इसका ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। ठीक, जैसे ही हम लोग केस नंबर 2, जैसे ही स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फॉर्मूला क्या लिखा था, याद कर लो तुरंत, B एट सरफेस या फिर B2 कितना आया था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला था ना, यही होती है तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? और उसके बाद अगेन, क्योंकि सर कैसे मुझे पता चला मैक्सिमम, उसका रीजन ग्राफ है, देखो ध्यान से, जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ा, जैसे ही r की वैल्यू ग्रेटर देन r हो गई, जैसे ही r की वैल्यू ग्रेटर देन r हो गई, मैंने ये देखा अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के, और अब मैंने देखा बहुत तेजी से मेरी मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, तो इसका मतलब यही वो पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना है ग्राफ के थ्रू, तो सुनो ध्यान से, वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ अपना नेचर बदलता है। समझ में आ रहा है? तो पहले इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद तुरंत डिक्रीज करेगा, तो जो पॉइंट था जिसके जस्ट पहले वो इंक्रीजिंग था और जिसके जस्ट बाद वो डिक्रीजिंग, तो वही मैक्सिमम पॉइंट होता है। उसी पॉइंट क्या कहते हैं, मैक्सिमा। मैंने कैसे पढ़ाया था, मैक्सिमा एंड मिनिमा करके, है ना, कहां पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स, तो वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब इसके बाद सर अभी आपने सिखाया था 1 अपॉन r रहेगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, बिकॉज कांस्टेंट रेट पर चेंज नहीं आ रहा है, r में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है लेकिन b में ये कांस्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, और यहाँ पर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से, ओके, जीरो मत कर देना, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ भी वैल्यू रहेगी तो उसको जीरो नहीं माना जाएगा, तो बहुत क्लोज टू आप x दिखा देना लेकिन टच मत कराना, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, लिख लो फटाफट, सबका हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इस बार क्या हो गया, खेल हो गया तुम्हारे साथ, पिछली बार क्या था, सॉलिड था, तो करंट अंदर भी फ्लो कर रहा था, हॉलो होगा तो क्या प्रॉपर्टी चेंज आएगी, बताओ जरा, सिर्फ सरफेस से फ्लो करेगा, अंदर फ्लो नहीं करेगा, अंदर करंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, नहीं होगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये तो गलत पूछ दिया, सवाल ही गलत था, सवाल ही गलत था, आंसर कैसे दिया तुमने, क्यों, पोटेंशियल तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, तो गलत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, तो जैसे ही सर इसमें 2 ही 3 केसेस आप बना लो, देखो आपने बीच में क्या किया है, ये ए बी लिखा है, कुछ इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, देखो ध्यान से कैसे कंफ्यूज करने के लिए, मैंने बोला कि इनर रेडियाई, मैंने क्या बोला, इनर रेडियाई, और मैंने बोला आउटर रेडियाई, क्योंकि अगर बेटा एक पेन है क्या तुम्हारे पास, हाँ बहुत बढ़िया, अगर एक पेन को ले लिया जाए, उसको ध्यान से देखे तो देखो भाई ये क्या है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, अंदर तो खोखला होगा, लेकिन इसकी तो कुछ थिकनेस होगी ना, माइनर सी भी, है ना, तो अगर हम बाहर से रेडियस देखेंगे तो बड़ा आएगा और अंदर से नापेंगे तो छोटा आएगा। कैसे छोटा आएगा सर, इसकी जो वॉल है, कर्व्ड वॉल है, उसको आप भूल जा रहे हो, उसकी भी एक थिकनेस है, तो मैंने हॉलो तो बोल दिया, लेकिन सर इसकी भी एक इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई, आउटर रेडियस मतलब जब बाहर से मेजर करते हो, इनर रेडियस जब अंदर से मेजर करते हो, ठीक है, तो उसमें भी होगा, तो सर इसके अंदर तो चेंज आएगा ना, करंट वहीं से फ्लो कर रहा होगा। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, ठीक, तो ये यहाँ पर ये जो केस बनाया गया है, इसमें आपको सिर्फ डराने के लिए इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई का केस दे दिया गया है। कैसे करेंगे आपके हिसाब से मुझे बताइए, तो पहले क्या ले लेंगे, एट r इज इक्वल टू 0, केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, जब r की वैल्यू क्या है 0, तो b1 क्या आएगा सर, सर ये तो सेंटर है ना, ये क्या है, एट सेंटर या फिर एट एक्सिस, है ना, एक्सिस पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0, क्यों सर, r0 फॉर्मूला पढ़ के आए बी साइड वाला, उसके हिसाब से ये 0 हो जाएगा, बिकॉज यहां लिख भी देता हूं कंडीशन, b इनसाइड एक्टिव प्रोपोर्शनल टू क्या होता है r, अगर r 0 तो ये भी 0, ठीक है, ये हो गया केस नंबर 2।
अब अगर हम कह रहे हैं हम ए पर बैठे, एक बार ए पे बैठेंगे एक बार बी पर, तो कैसे करोगे जल्दी से मुझे बताओ। अभी आपने सीखा है, थोड़ा सा पेन चलाओगे तो आ जाएगा, करके दिखाओ मुझे, ट्राई करो। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो आर की वैल्यू, तब भी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी बार हिंट दूंगा, अब नहीं दूंगा इसके बाद। पीछे देख लो एक बार वापस से। ये मैंने कहा था ना, ये बहुत काम की चीज है, ये बार बार इस्तेमाल होगी, है ना। जब आप एरिया के साथ छेड़छाड़ करते हो तो यही है जो आपको निकालेगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या कह रहे हैं कि जो r है वो क्या है, लेस देन है, और लेस देन भी तो क्या हो जाएगा 0। और दूसरा केस जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं, सेकंड मेरा केस क्या है कि r जो है ना वो a पर है ना तो वो b पर है, बीच में कहीं है ना भाई, है ना। तो करंट इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है, ठीक। और तुमने जो रट के बैठे हो उसके हिसाब से जो टोटल करंट है वो I है अपॉन टोटल एरिया कर दोगे, लेकिन क्या टोटल एरिया से करंट फ्लो हो रहा है? नहीं, गलती हो गई ना। तो एक्शन में करंट कहां से फ्लो हो रहा है? सर देखिए सर, ठीक है, देखिए सर थोड़ा सा, अब देखना ये आउटर रिंग है, आउटर रिंग का रेडियस कितना है देख के बताओ, बी है ना भाई, देखना भाई यहां से सेंटर से, ठीक, बी, ठीक। तो सर अगर आउटर रिंग पे बैठे हैं तो ऐसा लगेगा कि जो हमारा एरिया है वो पाई बी स्क्वायर है, गलत कह रहा हूं, पाई बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और जब मैं देखूंगा मेरे हिसाब से अब क्या हो रहा है, सॉलिड पढ़ के आ रहा हूं तो सॉलिड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब इतने पूरे एरिया से करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2 कदम चल के गया तो बी पर ए पर पहुंचा तो देखा कि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खाई है ना। तो वहां से करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा था, जो करंट फ्लो हो रहा था वो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर वाले एरिया में फ्लो हो रहा था। क्या हो गया समझ नहीं आया? सुनो देखो, ये इतना अच्छा फिगर बना है, देखो ऊपर से देख रहे हो तुम, टॉप से, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर, यहां से एक लाइन बाहर आ रही होगी, ये पेन मान लो ये ऐसे बाहर निकल रही, मैं सिलेंडर को लेटा दिया, ठीक है भाई साहब, देखना सब लोग को समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो हुआ क्या, जब अपन यहां बैठे हैं तो हम सॉलिड पढ़ के आ रहे हैं, तो सॉलिड में क्या होता था, पूरे वायर से करंट फ्लो होता था, तो पूरा एरिया लेते थे कि नहीं लेते थे, ठीक है। तो अभी जब मैंने यहां सोचा तो मैंने देखा यहां से रेडियस कितना था, बी, तो मेरे हिसाब से करंट पर यूनिट एरिया में क्या आ जाएगा, पाई बी स्क्वायर। लेकिन ऐसा है या नहीं चेक करने के लिए मैं अंदर गया, जब मैं अंदर गया तो मैंने ये देखा है, अरे यार इसके बाद तो एक और बाउंड्री है, मैं से यही एक बाउंड्री है, उसके बाद तो सब कुछ समतल होगा। लेकिन जैसे ही मैं गया अंदर तो मैंने देखा कि जैसे रेडियस ए पर पहुंच रहा हूं उसके बाद तो सब खाली है, इसका मतलब जो टोटल करंट फ्लो हो रहा था वो सिर्फ ये शेडेड रीजन से फ्लो हो रहा था। गलत पढ़ा रहा हूं तो बताना, इतने से ही हो रहा है ना। तो डिवाइड जब करंट को करेंगे तो उतने एरिया से ही आपने सिखाया था कि जितने एरिया से करंट फ्लो हो रहा है उतने से डिवाइड कर दो, यही सिखाया था ना मैंने। तो मतलब आपने जो एरिया लिखा सही है क्या? नहीं, ये पाई बी स्क्वायर तो पूरा एरिया हो गया, मतलब अंदर वाला भी ले लिया, और पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, जो हॉलो वाला एरिया है जिसको मैं व्हाइट कलर शेड करूंगा, इसका मतलब है कि ये एरिया मैं गलत ले रहा हूं, इसको मुझे घटाना पड़ेगा। जब मैं घटाऊंगा पूरे से इतना व्हाइट वाला घटाऊंगा तो बचेगा कितना, जितने से करंट फ्लो हो रहा है, सही हो जाएगा फॉर्मूला मेरा। ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हो तुम लोग, फिर कहते हो सर गलत पढ़ा रहे हो। तो ये क्या बन गया, करंट पर यूनिट एरिया। फिर मैंने क्या सिखाया था, जो करंट पर यूनिट एरिया ढूंढ लिया उसके उसको करना ही क्या है, जितने एरिया से आपको चाहिए उतने का आप माइनस कर देना। तो मुझे चाहिए कितने का, मुझे कितने का चाहिए सर, अंदर वाला, है ना। सही है गलत है? तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अब तुमको ये क्या पढ़ा दिया, फिगर पढ़ा रहा आदमी, है ना, अगर सब पागल है। देखो कलर व्हाइट, ठीक। मैंने कहा सर आर जो है आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो और हमें कह रहे हो बार बार। मैं कह रहा हूं आर ना ए पर है ना फिर वो बी पर है, ना वो ए पर है ना वो बी पर है, दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है बड़े भाई। तो फिर से यही वाला कंसेप्ट जो अभी सीखे हो वही कंसेप्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं बी को मिटा दो, बी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी फाइनल पॉइंट होगा उससे पीछे वाला एरिया में देता हूं, है ना। बाकी तुम्हें चाहिए नहीं, आगे वाला चाहिए क्या तुम्हें, नहीं ना। करंट तो जितने पे तुम खड़े हो, जिस एज पे मैं खड़ा हूं उसके अंदर जो करंट आएगा वही एम्पियर साहब ने यही सिखाया था कि जो तुम्हारा बाउंड्री होगा, जो तुमने सर्कुलर लूप लिया है, उस जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो उससे अंदर वाले जितने करंट होंगे वही तुम्हारे काम के, बाकी तुम्हारे काम के नहीं है। ये क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब है कि मैं अगर आर ये बोलता हूं, अब इसको नया बनाता हूं, इसको मैं बोलता हूं आर, इसको क्या कहता हूं, सेंटर से ये दूरी कितनी है आर। तो मेरी फाइनल एरिया कितनी है, पाई आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया कितनी है, पाई ए स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा भैया,
पाई आर स्क्वायर माइनस, तो मुझे कौन सी एरिया मिलेगी? अब मैं इसके लिए अलग कलर यूज करूंगा। तो मैंने कहा मुझे इतना ही चाहिए था, है ना, यही एरिया चाहिए थी और यही एरिया मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है सबको? और यही रेड वाली जो एरिया है, इसी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही आर के लिए काम आएगी। कहां निकालिए? ठीक है, समझ में आ गया? Yes, परफेक्ट है, आसान है। तो इसका मतलब है कुछ करना नहीं था। ये आपने क्या निकाल के दे दिया सर? आपने करंट निकाल के दे दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है। अब तो एम्पीयर सर्किट लगाना आसान है ना? क्या सीखा था सर? लीनियर इंटीग्रल या फिर लाइन इंटीग्रल, है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाई कॉमन ले काट लो, वो तो कट ही जाएगा। पाई लिखना जरूरी मतलब तुम कहे कैसे ये बात? हाँ, एरिया में तुमने पाई को उड़ा दिया, तुम भी नाराज चल रहे हो। फिर पाई न्यूमरेटर से कॉमन लेगा, डिनो। अच्छा, पाई क्यों ना लिखे? तुमने ये सवाल पूछा, क्या मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम कुछ और बोलना चाह रहे थे? अरे गधा, एरिया आप घटा रहे हो ना, तो पहले जो बड़ी वाली एरिया है उससे छोटी वाली एरिया घटाओगे ना भाई। तो हमने पहले क्या किया, जब हम आर पे बैठे हैं तो बड़ी वाली रिंग बन गई, दोनों का सेंटर सेम है ना, तो एक बड़ा सर्कल बन रहा है और एक छोटा सर्कल बन रहा है। और मैंने कहा बड़े और छोटे वाले के बीच का एरिया चाहिए मुझे, तो बड़े वाले सर्कल से छोटा वाला सर्कल घटा दूंगा तो बचेगा क्या? बीच वाला ही तो बचेगा एरिया। तो ये जो मैं समझ नहीं आ रहा, तो पाई कैसे उड़ा देगा तू? अब तू पाई कॉमन ले लेगा, ठीक है? जब तू पाई कॉमन लेगा, न्यूमरेटर में एक पाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी एक पाई आ जाएगा, वो पाई कट जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब करें क्या? अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ क्या होता है? लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बराबर होता है म्यू नॉट इनटू जो आपने सर्कल बनाया, जो कि मैंने कितना बनाया, आर वाला व्हाइट वाला सर्कल, उसके अंदर का जो करंट होगा वही लेना है। तो क्या लेंगे? स्मॉल आई लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर। ठीक है भाई, ये हो गया फॉर्मूला। अब आपने सब पहले सीखा था, इसलिए मैंने इस बार इसमें वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि इतनी बार बता चुका हूं कि दोनों में हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है? 1। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है मैं चाहूं तो b को बाहर ले लूं, इजाजत है आपकी। और लिमिट क्या होगी सर? 0 से, सर आपने 2 पाई आर सिखा दिया है, सर्कल का ही पेरीमीटर लेना है। यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना। बहुत क्या बेटा? अरे भैया, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो 0 से चलेगा ना? नहीं, अगर तुम इजाजत दो तो। नहीं आप ना समझ लो। हाँ, नहीं, अगर नाराज है तो बता देना, ठीक? तो भी बाहर ले लिए, ये हो जाएगा dl, और यहाँ से 0 से 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना? लिखो इतना, तब हम आगे लिखें। इधर लिख दिया तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये देखो, इस पर लिमिट लगाओगे, क्या आएगा? l, और l की वैल्यू कितनी? 2 पाई r माइनस 0। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? तो यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई b। अरे अरे अरे, कहाँ हो? b कहाँ से आ गया? अरे b कहाँ था? r a और b के बीच में है ना, तो ये व्हाइट वाला सर्कल है तो भाई बाउंड्री ना, तो इसका पेरीमीटर लोगे ना, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r ना। अरे हो जाता है ना, जल्दी वजन थोड़ा इधर निकल जाते हैं होता है। तो b का फॉर्मूला जो बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा? म्यू नॉट, स्मॉल i की वैल्यू पुट करो, क्या है भाई? इनटू कैपिटल I, न्यूमरेटर में क्या जाएगा बताओ? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या मैं पाई को कॉमन लेके दिखाऊं कि समझ रहे हो? भाई समझ रहे हो ना पाई कैसे कॉमन होगा? सर कॉमन लेके कट जाएगा। हाँ, न्यूमरेटर जबरदस्ती हाँ बोल रहा है। पढ़ी है, चलो बहुत बढ़िया, फिर तो और अच्छा है हमारे लिए, काम कम करना पड़ेगा, है ना? 2 पाई r इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर r की वैल्यू a हो गई तब r की वैल्यू a हो जाएगी तो क्या होगा? तो जहाँ पे स्मॉल r लिखा है वहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा। चलो ठीक ही कह रही है। चलो अगर रख दिए तो क्या होगा? b की वैल्यू सही कह रही हो, गलत नहीं कहा तुमने, बस तुमने थोड़ा बेसिक कह दिया। बहरहाल सही कह रही है। जब मैंने कहा कि अगर r की वैल्यू a हो जाएगी, तुमने कहा a पुट कर देंगे, कर दो पुट। तो b की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ?
देख के बताओ, सही बता सकती हो, सामने आंसर है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? 0। न्यूमरेटर में 0 तो पूरी वैल्यू 0। तो लिख लो एट r इज इक्वल टू a दैट इज b इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैथमेटिकल तो मैंने वेरिफिकेशन दिखा दिया। अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा होगा मुझसे, 50 बार सुना होगा मुझसे, तो इतना पता है कि सब जिस पॉइंट पे खड़े हैं उससे अंदर झांकते हैं, उससे अंदर झांकेंगे तो ए के बाद तो करंट ही नहीं है, ए के बाद तो करंट ही नहीं है। तो ये जो आपने लिखा है इधर आ जाएगा 0, तो बी तो हमेशा 0। पेन क्यों चलाएं? दिमाग चला लेंगे, लेकिन फिर पेन भी चला लो थोड़ा बहुत, है ना? तो वो हो गया, ठीक, कर लो। तो जब r की वैल्यू b हो जाएगी तो क्या होगा? एट r इज इक्वल टू b, ये भी बता ही दो। Mu naught I upon 2 pi r. 2 पाई b, हाँ ठीक है, सही बताया इसने। क्या आएगा? b आउटसाइड, या नहीं, एट सरफेस कह दो, b एट सरफेस। सरफेस हो जाएगा ना ये कंडक्टर का, b सरफेस क्या हो जाएगा बताइए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब यहाँ रेडियस होता है, यहाँ आ जाएगा b, क्योंकि यही आपका क्या हुआ? ये नहीं है लास्ट वाला ना? अरे बोलो भाई, देखो बी एक्सप्रेसिव, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांश। प्रियांश जी, थोड़ा 2-3 दिन मिलोगे तो नाम हम याद होगा। ये लिखा है फॉर्मूला तुम्हारे सामने, ये किसका मतलब क्या है दिखा देते, चलो कोई बात नहीं, तुम भी आए हो ना, हैं? मैक्सिमम भी होगा ना? हाँ, मैक्सिमम तो होगा ही होगा। फार्मूला पिछले लिखे थे। यस। कहाँ डिराइव किया मैंने? ये डिराइव किया था, कहाँ गया भाई वो डेरिवेशन? ये लिखा है बेटा, इसको पढ़ो, ये पूरा डेरिवेशन था। एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट जो भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर dl और B के बीच में एंगल कितना है? 0, cos 0 1 होता है। फिर B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा? वही जो आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 2 पाई है, 0 से 2 पाई r जाएगा, यहाँ क्या b इनटू 2 पाई r, अब माइनस 0 कर दिया, लिमिट लगा के दिखा दी। फिर इधर क्या आएगा? म्यू नॉट इनटू i, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। r क्या है? रेडियस। तो रेडियस देखा ध्यान से, तो ये सरफेस वाला जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी होगी? म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। यही फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ देखो r इक्वल टू b देखा, ध्यान से देखा तो मुझे देखने को मिला कि ये तो वायर के सरफेस चला गया, इसमें क्या जाएगा? म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r की जगह क्या जाएगा? b। बस यही किया, और यही होती है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर की वजह से। आगे बढ़ जाएं? यस सर। गलत है, ठीक है। अब लिखो आउटसाइड के लिए r ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a। r क्या है? वो ग्रेटर देन b है, ग्रेटर देन a, ठीक है। मतलब अब आप पॉइंट 3 पर बैठे हो, आप वायर के बाहर हो, है ना? तो अब वायर के बाहर हो, तो जब आप करोगे तो अब इनर रेडियस आउटर रेडियस को मतलब होगा नहीं। क्या सीखा था? फिर से एम्पियर सर्कुलर लॉ, कि जहां बैठे हो उस बाउंड्री से, उस सर्कल बाउंड्री के अंदर जितना करंट है, अब वो चाहे आउटर सरफेस में था चाहे, उससे मतलब ही नहीं है हमें तो सिर्फ देखना है कि करंट है या नहीं है, बस। तो हम सिंपल दिमाग लगाएंगे तो हमें ये अंदर वाले से अब डिफरेंस है ही नहीं, तो पिछला वाला जो फॉर्मूला वो वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। करके देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बराबर होता है किसके? म्यू नॉट इनटू जितना भी करंट है ना, समेशन ऑफ द करंट। फिर यहाँ पर b कांस्टेंट है, बाहर ले लो सर, इंटीग्रेशन लगाओगे तो dl क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का 0 से 2 पाई स्मॉल r, है ना? तो ये सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट i। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई स्मॉल r। खत्म, है ना? ये हो जाएगा तुम्हारा आउटसाइड, ठीक है। ये है, लिख लो इसको फटाफट, नोट बना लो भाई साहब। आगे बढ़ जाएं? समझ में आ रहा है? आसान है कि नहीं? यस। आसान है ना? बस, हाँ? नहीं, आसान जल्दी नहीं बोलते इसको लोग ना। लिखो लिखो लिखो, जब तक समझ में आया तभी तक आसान है। चलिए ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट स्पेसिफिक पोजीशन फॉर थिन हॉलो सिलेंडर। चलो ये ध्यान देना, यहाँ पर इनर रेडियस थिन बोल दिया ना, ये भी क्वेश्चन की वजह से बनाया टॉपिक, ठीक है।
थिन और उसमें अंतर क्या है सर, उस थिन वाले में कोई इनर रेडियस आउटर रेडियस नहीं होता है। और आपका जो इसके पहले केस पढ़े थे वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था, उसमें इनर रेडियस भी था आउटर रेडियस। ठीक, तो ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, देखना ध्यान से। पहला पॉइंट नंबर 1 इनसाइड क्या लिख दोगे सीधे, 0। कैसे, अब तो एम्पियर याद हो गया। क्या करेंगे सर, यहाँ से एक सर्कल बना दो, क्या कर दो, एक ऐसे सर्कल बना दो जिसका रेडियस कितना है, ये 1 पॉइंट जितनी भी दूरी पर है। तो जब इनसाइड देखा तो करंट क्या था, 0, करंट 0, मैग्नेटिक फील्ड 0। पेन चलाओगे क्या, टाइम क्यों वेस्ट करोगे। 2 वाले पे क्या होगा सर, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, B2 = μ0I/2πr, खत्म। ठीक है, मैक्सिमम। अब तो तुम करके दिखाओ यार, थर्ड वाला करो। क्या करोगे थर्ड वाले केस में, पेन चलाओगे, अभी भी पेन चलाओगे, क्या लिखोगे, B3 = सर μ0I/2πr, डन, खत्म। कैसे देखा सर, ये सर्कल बना दो बड़ा सा, इसके अंदर करंट कितना है, वो तो जितना वायर पे होगा सब आ जाएगा, और करंट कितना हो गया, वही सेम करंट होगा जो 2 पे होगा सर। लेकिन जब डिस्टेंस है वो चेंज हो गई तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं जरा। जब ग्राफ बनाने गए तो जब r की वैल्यू 0 से स्मॉल r कैपिटल R के बीच में वैरी कर रही है, क्या कह रहा हूं, 0 से कैपिटल R, जस्ट बिफोर कैपिटल R क्या हो जाएगी सर, 0, एट कैपिटल R सर मैक्सिमम, इसीलिए सर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहला पॉइंट कहां मिलेगा, कैपिटल R पे। उसके बाद देखा सर, उसके बाद तो आपने इतना सिखा दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है भाई इस केस में, B3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। तो यहां से क्या कर देंगे सर, ऐसे बना देंगे। सही है, 0 को टच करा सकते हैं, नहीं करा सकते, पाप है वो, है ना, पाप नहीं करना है ना, 0 नहीं होगा ना वो, कभी 0 के क्लोज चला जाएगा। लिखते जाओ फटाफट। चलिए, अलोंग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर क्या है, अलोंग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस कितना है, तो तुम्हें क्या दिया, ये कैपिटल R, कैरी द करंट, ये तुम्हें क्या दिया हुआ, कैपिटल I। ठीक है, which is uniformly distributed, मतलब ये कैसा है भाई, सॉलिड है। यूनिफॉर्मली वर्ड देख लेना, समझ लेना कि अब वहां अंदर ये हॉलो नहीं हो सकता है, हर जगह पर है ये। तो यूनिफॉर्मली थ्रू, ये लिखा भी हुआ है, ओवर इट्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सब हिंट है सॉलिड कंडक्टर का। ठीक है, कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि हम सॉलिड दे रहे हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज लेस देन, कौन सा केस, केस नंबर 1, वेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। फॉर्मूला दिमाग में होगा तो कर लोगे। कैसे, वही फॉर्मूला, इस पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट पॉइंट एरिया निकालोगे, इनटू कितना मल्टीप्लाई करोगे, जितने आपको r के लिए कितना है, 4 है ना, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई करोगे, करंट मिलेगा। करंट मिल गया, फिर से वो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप पुट करके सॉल्व कर लोगे। और ये भी नहीं करोगे, अगर फॉर्मूला याद होगा डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लोगे। ठीक है, तो अब ये करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं सर। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर क्या दिया, ये पता है क्या है, दिस इज कॉल्ड μ0, इसकी वैल्यू कितनी है, 1000। करिए बेटा, अभी फॉर्मूले आपको लिखवाए सारे उसी का यूज करो। ठीक है, सिंपल है ये सॉलिड वाला फॉर्मूला, बता दे। रिलेटिव परमिबिलिटी दिया हुआ है, ये μr है सर, रिलेटिव बोला है ना, परमिबिलिटी लिखा होता तो ये क्या है, μr, मतलब क्या है, ये मीडियम चेंज हो रहा है तो चेंज होगा। तो μ0 की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, तो एक्चुअल फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, फॉर एनी मीडियम, जहां जहां μ0 था वहां क्या आ जाएगा, μ0 इनटू μr, बस। और μr की वैल्यू दी हुई है, μ0 की वैल्यू मुझसे पूछ लेना। ठीक है, μ0 की वैल्यू लिख लो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, लिख दे यहीं पे, μ0 कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैं आंसर बताओ, फॉर्मूला क्या है भाई, बताओ, μ0 μr I इंटू ये स्मॉल r है जहां पर आप बैठे हो, अपॉन क्या होता है, अपॉन 2r अपॉन r स्क्वायर, मतलब इधर i r भी अपॉन r स्क्वायर है। तुम बताओ जी, ये लड़की क्या होगा, 2r होगा। अरे भाई अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, पाई होता है, 2πr² होता है। कॉपी में क्या लिखती है बेटा, कॉपी है ना तुम्हारे पास, जरा चेक करो हमने क्या लिखवाया है। सॉलिड कंडक्टर के लिए इनसाइड वाले केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अरे तुम चेक भी कर रही हो और बेइज्जती कर रही हो हमारी। मैंने लिखा भाई ये बोल मैं क्वेश्चन कर मेरी गलती। इसका क्या करेंगे हम भाई, अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। आंसर बताओ भाई, आंसर जल्दी बताओ आंसर। अच्छा यही है आज जो है
मुझसे कैलकुलेट करवा रहा था। देखें ऑनलाइन क्या कर रहे हैं ये सब। चैट में बताइए भाई मुझे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू क्या आ जाएगा, म्यूर कितना है, ये तो आसान है ना, 10 की पावर 3। फिर क्या है आपका आई कितना है 3, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में पुट करेंगे। 0.05 मीटर। अरे यार 0.04, आज ये सच में नशा कर गया। बताओ बात करना। स्मॉल आर की वैल्यू पूछ रहे हैं यार, बता रही कोई बात नहीं, होता है जब आप जो है सस्ती चीजें यूज करने लगते हैं, है ना। सस्ते जो है नशे नहीं करने चाहिए, वो बहुत हानिकारक होते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा लोचा ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 0.04 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक। यहाँ लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। प्रज्ञांश है ना, प्रियांश। हाँ भाई बताओ भाई कैसे होगा, ये सही किया मैंने, हाँ ये 0.05 वाली बात ठीक है, समझ में आ रही। इससे क्या फायदा होगा, हमें कटपिट नहीं करना पड़ेगा। इधर देखो, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, और यहाँ से -5 आ जाएगा। सॉल्व करने का सबसे तरीका, सबसे पहले 10 को निपटा दो, चाहे जितना उसको सिंपल डिवीजन कर लो, ठीक है। तो करो फिर 9.6 या ये +3 और -5 क्या बचेगा, -2। देखो क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 5 इंटू, तो 24/25 सिंपल डिवीजन है, कर लो, ठीक है। इधर देखो न्यूमरेटर में 24 आएगा, डिनोमिनेटर में 25, डिवीजन करना दिखाए, करें, अरे सर करो फिर। हाँ अभी बताया अभी 24 छोटा है, डेसिमल लगाओगे, करोगे तो करो। 25 टेंजा क्या होता है 250, क्लियरली है कि टेंजा तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 चला जाएगा, है ना। 0.96 आंसर, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 0.9 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो सिंगल डेसिमल प्लेस में करना होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9.6 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2, ये जुड़ जाएगा। एक फॉर्मूला बचपन पढ़ा था, x की पावर m इंटू x की पावर ऐड हो जाती है, जब कोई सेम नंबर की दो अलग अलग पावर है तो पावर ऐड हो जाती है। तो भैया -1 और -2 ऐड हो क्या बन जाएगा, माइनस क्या बनेगा बेटा, यस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -, यूनिट क्या होगी बताइए, यूनिट क्या होगी उसकी, तुमसे कहा हमने बताने को, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। ये इसका आंसर है, लिख लो, ठीक है। 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अच्छा जब कोई चीज मना की जाती तभी इच्छा होती है ना, ये एक नॉर्मल नेचर है ह्यूमन का, ये लिख ले भाई, ठीक है। हाँ क्या क्या बोला तुमने, बोलो तेज बोलो तो हम सबको बताएंगे ना, हम सब हंसेंगे फिर साथ में। टेस्ला का सिंबल गलत बनाया, टी बनाया हमने, छोटा होता है ना। नहीं टी होता क्या यार, नशे में थोड़ा ना, वो सही बना रहे हैं, वो सही है, सही है। नहीं हम इस मामले में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, जल्दी नोट करो यार फिर, हो गया, बहुत टाइम है, 4:45 से तुम्हारा ब्रेक होता है, तो तब तक हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ाएंगे, 5 में छोड़ देंगे, 5 से 6 पढ़ोगे, है ना, फिर 6:15 से फिर पढ़ लेना, सब सही है, सेट हो गया। हमने ये चीज नोटिस करी ना, 3.5 जो पढ़ाएगा उसको बहुत टाइम मिलेगा, तो इसीलिए हमने पहली क्लास अपनी कर ली, है ना। 3:30 4:30 क्लास है, और जो खींच के 5 बजे ले आ सकते हैं, और 5 बजे छोड़े, कहते पढ़ाओ, 5 से 6 टाइम दे दिया, 1 घंटे का सेशन हो गया, हमको 1.5 घंटा मिल गया। अरे नहीं, हम 45 पे छोड़ देंगे, थोड़ा पढ़ लो, अरे थोड़ा पढ़ लो, अभी समय है, अभी सनलाइट में। सर ये क्या है, ये क्वेश्चन ही टॉपिक है, सिंपल है, सनलाइट है यार। तो जो इतनी बस यही बता के छोड़ देंगे, इसका डेरिवेशन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप काफी सही चले स्पीड में चल रहे हो, अच्छे खासे स्पीड चल रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा सिलेबस।
ये देखो ध्यान से, इसको अभी पढ़ लेते हैं। अगर देखा जाए इसको पढ़ना ही नहीं है, इतना आसान है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ याद है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप याद है? देखो क्या फॉर्मूला होता है ना? ये गलत हो गया है। हाँ, पॉइंट टू कहाँ से आ जाएगा? वो तो तुम तो रट के वो बता रहे, वो थोड़ा ना बताना। हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना। म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है ना, नॉट आई अपॉन 2r। किसी भी एक सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। गलत बता रहा हूं? जीरो होती है। बेटा कॉपी पलट ले, तुम रहने दे, टाइम वेस्ट होगा। तो देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन है तुम लोग के लिए, ये मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ ये बनता कैसे। सोलेनॉइड क्या होता है? ये रिप्लेस कर चुका है इंडस्ट्री लेवल पर किसको? परमानेंट मैग्नेट को। ये इतना काम का चीज है। ये कैसे वर्क करने लगता है? जब इसके अंदर करंट फ्लो करा होगा तो ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। ये तुम्हें इनडायरेक्टली नॉलेज ऑलरेडी है। कैसे? मैं कहूंगा सर्कुलर लूप पढ़ा था तो उसमें तुमने अच्छे से राइट हैंड थंब रूल यूज किया था। तुमने अच्छे से सिखा दिया था मुझे कि सर अगर करंट इसका इस तरह फ्लो करेगा, है ना, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? बताइए कैसे सिखाया था, है ना? आउटवर्ड आपकी तरफ। तो आपने कहा सर ऐसे डॉट बना दो, डॉट का मतलब फील्ड निकल रही है आगे। फिर आपने कहा सर इसका नेचर जब कंपेयर करेंगे किससे? एक परमानेंट मैग्नेट से, तो जिधर से फील्ड निकलती है उधर क्या बन जाता है? नॉर्थ, और जिधर से इंटर करती है उधर बन जाता है साउथ। तो क्लियरली इसके दो हिस्से, एक सामने की तरफ तो क्या बन रहा है? नॉर्थ, और पीछे की तरफ क्या बन रहा होगा? मतलब एक रिंग अगर हमने पकड़ ली, उसमें से करंट फ्लो करा दिया तो वो मैग्नेट बन जाएगा। एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा, एक तरफ साउथ। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? परमानेंट मैग्नेट की। तो अगर ढेर सारी रिंग एक साथ आ गई तो क्या होगा? तो करके देखो। तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो कि एक एंड पर नॉर्थ की तरह एक्ट करेगी, एक एंड पर साउथ। और एक ये ऐसा मैग्नेट है जिसको जब चाहो तो ऑन करो, जब चाहो तो डीमैग्नेटाइज करके इसको एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो जो एजिंग इफेक्ट की मेजर प्रॉब्लम थी कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता था, एक टाइम के बाद एज होने की वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है वो घट जाती थी, उसकी ताकत कमजोर हो जाती थी, है ना, तो कम हो जाती थी। तो इसमें ऐसा नहीं है। दूसरा कि जब हमें जरूरत नहीं है उस समय मैग्नेटाइज इफेक्ट नहीं चाहिए, उस टाइम पे मैग्नेट में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जब चाहे तब आप कर सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट, है ना। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आया? एक सिंपल सर्कुलर लूप जो हमने पढ़ा उसी को हमने बस इंप्रोवाइज करके क्या किया, एक स्प्रिंग स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें सारे के सारे जो स्ट्रक्चर थे वो सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सब में डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है बिकॉज़ सब कनेक्टेड हैं, है ना। तो एक पॉइंट से अगर यहाँ पर करंट यहाँ आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर देखो इधर भी आई सेम, है ना। तो सेम साइड ऑफ लूप पर तो इसका मतलब इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो सारा का सारा सेम होगा। और सारा हमने कैसे कहा था, सर्कुलर लूप में मैक्सिमम जो फील्ड होती है वो सेंटर पे होती है। तो मतलब इसका जो सेंटर बनेगा वो इस तरीके से ऐसे एक लाइन अलाइन हो जाएगा और सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। मैंने कैसे कहा था, सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड होगी या नहीं तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसमें सारे ऐड होते हुए क्या बन जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि इसको हम पैरामैग्नेट का यूज कर सकते हैं। बोलो। सर आपने बताया कि मैक्सिमम जो होती है वो सरफेस पे होती है, लेकिन अभी आपने अबे यार, हाँ आओ तुम आओ, ठीक है। तुम देखो भाई, अरे हम लोग ने वायर के लिए पढ़ा था, वो स्ट्रेट वायर था, सीधा सीधा वायर। ये पाइप है ना, ये ऐसे वायर रखा था। हाँ ये सर्कुलर है, दोनों में अलग अलग होता है ना। एक स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उस वायर की करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। सर्कुलर में सर नहीं होता ऐसा, उसमें भी हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन सारी की सारी सेंटर की तरफ अप्रोच करती है और सेंटर से सब पास ऑन होती है, इसलिए सेंटर से निकलने वाली इनवर्ड और आउटपुट बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो हमेशा रहेगी, करंट के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो तो यहाँ पर भी दिख रहा है, कहाँ गया भाई, गायब हो गया। ये ठीक है, देखो ये है प्लेन ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट। सही, ठीक है। अब देखो ये वायर सिंगल वायर है, ठीक है, करंट ऊपर, ये टिप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इसमें थंब रूल के हिसाब से थंब और ये मतलब ये सर्कल बन गया सर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये तो नेचर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे एक सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या ऐसा हो सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है या अलोंग द प्लेन होती है या हर डायरेक्शन में होती है? तीन चीजें बोली मैंने,
हर डायरेक्शन में होती है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज है वो हर डायरेक्शन में, मतलब 3 डायमेंशनल फील्ड इमिट करता है वो हर, क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा, मूविंग चार्ज नहीं है वो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम में ही देखो ना, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, इसीलिए वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, आप जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं, ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट है, दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर सा होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी-कभी। मैग्नेटिक में क्या होता है, हाँ देखो, मैग्नेट के साथ अगर देखोगे तो उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो आप इफेक्ट देखते हो वो किसी मैग्नेट पे नहीं देखना चाहते, किसी सब्सटेंस पे देखोगे। कोई मेटल ले लो, ठीक है, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नहीं होता मैग्नेटिक में। सिर्फ क्या होता है, अगर किसी मेटल रख दोगे तो सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा पोल है। ऐसा होता है क्या, साउथ पोल पे रख दोगे तो क्या वो मेटल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा ना। लेकिन जब चार्ज की बात करते हैं उसमें अट्रैक्टिव होता है, तो एक्चुअल जो होता है रिपल्सिव नेचर ऑफ चार्ज जो होता है वही दिखाता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।